हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ ज्यूरिस्ट। मैं हूं सौरभ अवस्थी। मैं आपके साथ आईपीसी की लेक्चर सीरीज में हूं और हम लोग अपने लेक्चर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर 6 होने वाला है और लेक्चर 6 में हम चैप्टर 2 की शुरुआत ना करते हुए अभी हम पहले कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं क्रिमिनल लॉ के जिनको हम समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम लेक्चर 6 में कंप्लीट कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, मतलब एक कोई भी कृत्य, कोई भी काम कब क्राइम कहलाएगा, कब क्राइम नहीं कहलाएगा। मतलब एक कोई भी एक्ट को क्राइम होने के लिए उसके उस एक्ट के साथ कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जरूरी हैं वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। हमारे क्रिमिनल लॉ में एलिमेंट्स ऑफ क्राइम 4 बताए गए। पहली बात क्या है? ह्यूमन बीइंग, मतलब अपराध एक ह्यूमन बीइंग द्वारा होना चाहिए। मतलब कि पहले हम लोग जब एशियंट क्रिमिनल हिस्ट्रीज में जाते हैं या एशियंट जूरिस्प्रूडेंस में जाते हैं और हम ये पढ़ते हैं कि कई बार ऐसे भी एग्जांपल्स मिले हैं जब किसी एनिमल को या कभी इनएनिमेट थिंग को, जैसे मान लीजिए कोई घर, कोई रोड, कोई पोल, उसको भी सजाएं दी गई हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी के खेत में किसी का एक पालतू जानवर, सपोज मान लीजिए एक ऑक्स घुस जाता है, वो वहां तबाही मचा देता है। और पहले एग्जांपल्स ऐसे मिले हैं कि उस ऑक्स को भी जान से मारने की सजाएं दी गई हैं। लेकिन हमारे इंडियन लॉ में, इंडियन लॉ हिस्ट्री में हमने हमेशा देखा है कि अपराध किसी मानव द्वारा ही होता है। ठीक है, किसी भी जानवर या फिर किसी भी इनएनिमेट थिंग जैसे घर, पोल, इस तरह की चीजों को सजा हमारे इंडियन लॉ में, हिस्ट्री में नहीं मिलती है। लेकिन हम रोमन लॉ जब पढ़ते हैं, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं उसकी, तो हम ये चीज देखते हैं। अब जैसे किसी के खेत में किसी का पालतू गधा घुस जाता है, तो पहले उसे सजाएं दी जाती थी कि उसका एक कान काट लिया जाता था। फिर वो दोबारा घुस जाता था, उसका दूसरा कान काट लिया जाता था, या फिर उसके मालिक को मृत्युदंड दे दिया जाता है, या मालिक को उसकी सजा भुगतनी पड़ती थी। तो ये धीरे धीरे आगे चल के लॉ के जूरिस्ट ने समझा कि भाई अपराध किसी जानवर या फिर किसी एक इनएनिमेट थिंग को नहीं दिया जा सकता है। अपराध केवल तभी कहलाएगा जब वो किसी मानव द्वारा किया जाए, किसी ह्यूमन बीइंग द्वारा किया जाए। तो वहां से हमारा पहला एलिमेंट ऑफ क्राइम आता है कि अपराध किसी ह्यूमन बीइंग द्वारा ही किया जाना चाहिए, मतलब एक इंसान होना चाहिए। उसके बाद मैंने लिख रखा है एविल इंटेंट, मतलब उस मानव के दिमाग में, उस मानव की सोच में कोई एक बुरी इंटेंट आना चाहिए, कोई एक एविल इंटेंट आना चाहिए, उसका इंटेंशन बनना चाहिए कोई गलत काम करने के लिए, और उसके दिमाग में वो सोच आनी चाहिए। तो इस एविल इंटेंट को हम लोग कहते हैं मेंस रिया। तो मेंस रिया होना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद एक इंसान है, इंसान के दिमाग में एक कोई काम करने का, एक बुरा काम करने का या एक आपराधिक काम करने का ख्याल आ गया। क्या केवल इन दो चीजों से वो क्रिमिनल कहलाएगा या उसको कन्विक्ट किया जा सकता है, उसे गिल्टी बताया जा सकता है? नहीं। केवल ख्याल आना, मात्र ख्याल आना क्राइम नहीं है। तो बात आगे आई कि इस एविल इंटेंट के फर्दरेंस में कोई एक्ट होना चाहिए, कोई एक एक्ट होना चाहिए जो एक्ट इलीगल एक्ट हो। अब उस एक्ट को करने के बाद किसी एक अदर पर्सन को इंजरी होनी चाहिए उस एक्ट से। जैसे इंजरी बॉडी पे हो सकती है, इंजरी प्रॉपर्टी पे हो सकती है। तो जो भी एक्ट किया जाए एविल इंटेंट के साथ और उस एक्ट से किसी अदर पर्सन को, किसी अदर इंडिविजुअल को इंजरी होनी बहुत जरूरी। तो ये 4 एलिमेंट्स माने गए कि अगर ये 4 एलिमेंट्स क्रोनोलॉजी में, अगर चारों चीजें एकत्र होती हैं, तो ये चारों चीजें मिलकर एक क्राइम को डिफाइन करेंगी, मतलब एक क्राइम को कंप्लीट करेंगी। कहा जाएगा कि वो जो काम किया गया है वो क्राइम है। अब इसके बाद बात आती है मेंस रिया। मेंस रिया को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर सपोज मान लीजिए कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मेरे द्वारा कोई काम होता है, एक एक्ट होता है, और एक्ट होने से किसी इंसान को इंजरी भी हो जाती है। तो क्या जो मेरे द्वारा एक्ट किया गया है तो वो क्राइम होगा कि नहीं होगा? तो इसका पूरी धारणा आएगी हमारे मेंस रिया पे, हमारे
क्रिमिनल इंटेंट पे, हमारे एविल इंटेंट पे, क्या हमारी सोच थी, क्या हमारी सोच थी किसी को नुकसान पहुंचाने की, ये चीज देखना बहुत जरूरी हो जाता है। इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक कोई वकील साहब रास्ते से जा रहे हैं अपनी कार से और किसी बाइक वाले को ठोकर मार देते हैं। उस बाइक वाले का पैर टूट जाता है। वो बाइक वाला उनसे कहता है कि ये क्या किया, मेरा पैर तोड़ दिया तुमने। अब वकील साहब कहते हैं एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंसिट्रिया। अब वो आदमी तो भाई वकील था नहीं, उसे तो पता नहीं था, तो उसने कहा भाई ये क्या पागलपन की बात हो गई है, मेरा तो पैर टूट गया और तुम कह रहे हो अजीब सा ऊट पटांग कुछ बक रहे हो। तो वकील साहब ने कहा मैं ऊट पटांग नहीं बक रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक द मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशंस वर सो। मतलब अगर कोई एक्ट होता है और उस एक्ट से ही कोई इंसान गिल्टी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उस इंसान की इंटेंशन ना हो। मतलब वो वकील साहब कार लेकर जा रहे थे, उसने एक आदमी को ठोक दिया और उस आदमी ने कहा कि तुमने एक क्राइम कर दिया, मेरा पैर तोड़ दिया। तो वकील साहब ने कहा नॉन फेसिट रूम निसी मेंसिट्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम हो जाती है मेंसिट्रिया के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और ये बात कहती है कि केवल एक एक्ट किसी इंसान को गिल्टी नहीं ठहरा सकता अगर उस इंसान का वो एक्ट करने का या इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन ना हो। इतनी सी बात क्लियर होती है। इसी के साथ आगे एक और मैक्सिम आती है मी इनवाइटो फैक्टर्स नॉन एक्ट मेंस फैक्टर्स। मतलब act done by me against my will is not my act at all। सपोज मान लीजिए कि एक ताले की चाबी बनाने वाला इंसान है, जिनकी चाबियां खो जाती हैं वो उससे चाबी बनवाने आते हैं ताले की, वो पॉपुलर है एक क्षेत्र में। अब चोरों को ये बात पता चलती है कि भैया एक इंसान है जो चाबी खोल देता है, चाबी से ताला खोल देता है। वो रात में पहुंच जाते हैं उसके घर, उसके सर पे बंदूक लगाते हैं और कहते हैं कि चलो हमारे साथ। उसको लेकर जाते हैं एक मार्केट में, मार्केट क्लोज हो चुकी है, रात का समय है, और एक दुकान का ताला खोलने की बात कहते हैं। वो इंसान कहता है कि भाई मैं ताला नहीं खोलूंगा, ये तो चोरी करने के इरादे से तुम खोल रहे हो। तो उनने कहा अगर नहीं खोलोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। उसको अपनी जान बचाने के लिए उस ताले को खोलना पड़ता है, उसकी चाबी बनानी पड़ती है। अब क्या ताले बनाने वाला या ताले की चाबी बनाने वाला जो पर्सन है वो क्रिमिनल हुआ, उसके द्वारा जो ताला खोला गया वो क्राइम हुआ? तो यहाँ पर ये मैक्सिम लागू होती है और वो ये कहती है an act done by me against my will। मेरी इच्छा के विरुद्ध अगर मेरे द्वारा कोई काम होता है, मेरा इच्छा नहीं थी, मेरी विल नहीं थी वो काम करने की, और मेरे द्वारा कोई काम होता है या कराया जाता है, इज नॉट माई एक्ट एट ऑल, वो मेरा एक्ट ही नहीं है। तो दोनों मैक्सिम्स को एक एक करके समझते हैं अपने क्राइम के साथ। पहले वाले में ह्यूमन बीइंग तो है, वकील साहब तो है, वकील साहब के द्वारा कोई एक्ट भी हो गया और उस एक्ट से इंजरी भी हो गई किसी अदर पर्सन को, लेकिन वकील साहब का इंटेंट नहीं था, तो ये क्राइम नहीं कहलाएगा। उसके बाद ताले की चाबी बनाने वाला पर्सन, ताले की चाबी बनाने वाला पर्सन ह्यूमन बीइंग है, उसने एक एक्ट भी किया और उस एक्ट से ताला खुल गया, लोगों ने चोरी कर ली, दुकानदार का नुकसान भी हो गया, प्रॉपर्टी का इंजरी भी हो गई, लेकिन उस पर्सन का कोई भी इंटेंट नहीं था, उसके दिमाग में कोई बुरा इंटेंट नहीं था, एविल इंटेंट नहीं था, वो अपनी जान बचाने के लिए उसने ताले की चाबी बना दी और उसकी विल के अगेंस्ट हुआ। तो ये दो जो मैक्सिम्स हैं हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं मेंस रिया के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे, हम क्रिमिनल लायबिलिटीज के बारे में जानेंगे, कितने टाइप्स की क्रिमिनल लायबिलिटीज हैं उनको आगे समझेंगे। उसके बाद हम फर्दर अपने चैप्टर 2 पर मूव करेंगे।